दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो सीटेट का पेपर मैं करा रहा था 2021-22 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम, 7 जनवरी का पेपर मैं लेकर के आया हूं। 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो मैं इसका ईवीएस आज मैं दिन में करा दिया हूं 11 बजे। इसका मैं अभी जो सेशन कराऊंगा वो सीडीपी कराऊंगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन कराऊंगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि मैं ट्रिक से कराता हूं और इतना बेटर ट्रिक आपको मिलेगा कि आप 100% सीटेट आपका निकलेगा। तो मेरे चैनल से नए हैं तो जुड़ जाइए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। सीडीपी मज़ा आने वाला है आज के क्लास में, क्योंकि सीडीपी अगर आपका ठीक है तो सब पेडागोजी ठीक है। चलिए एक सेकेंड। प्रश्न है, कथन कारण है तो डरिए नहीं जब तक हम है। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है, जबकि दूसरा 15 महीना में चलना सीखता है। सुनिएगा, तो व्यक्तियों में विकास जो होता है भिन्न भिन्न होता है। अभी ना देखा, एक बच्चा 11 महीने में चला, एक 15 महीने में चला, तो व्यक्ति में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो ये दोनों बात सही बोल रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विकास निम्न में किस पर निर्भर करता है? आनुवंशिकता पर भी करता है विकास, पर्यावरण पर भी करता है, भौतिक वातावरण बोलेंगे इसको, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी, अगल बगल की आपका संस्कृति ठीक है तो बच्चा आपका सही जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, काफी इजी है तो फटाफट करेंगे, मजेदार सेशन है और ध्यान से सुनिए। आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जब भी लाइव आऊँगा आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब आप शामिल हो जाइएगा। चलिए, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है या संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? कहीं भी रहे दोस्तों, याद रखिए, प्रतीकात्मक खेल कहीं भी रहेगा तो यह होता है दोस्तों, मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। प्रतीकात्मक खेल रहे, आंसर मार्क करिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं इसको। और ये जो होता है 2 से लेकर 7 वर्ष होता है। और प्रारंभिक बाल अवस्था जो होता है वही 3 से लेकर के 6 वर्ष होता है। तो इसी में आ गया आपका प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था में भी होता है प्रतीकात्मक खेल और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी होता है प्रतीकात्मक खेल 2 से 7 वर्ष। क्लियर? चलिए, तो क्वेश्चन आपका वही रहेगा, ऑप्शन बदल देगा। निम्नलिखित में बच्चों को प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? प्राथमिक समाजीकरण हम लोग जानते हैं परिवार आता है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। धार्मिक संस्थान द्वितीय है, मीडिया द्वितीय है, ठीक है, समाचार पत्रिकाएं भी द्वितीय संस्था है, विद्यालय भी द्वितीय है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को लंबे और संकीर्ण गिलास चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या होगा? अब ध्यान से समझिएगा, क्या कहा कि एक 5 साल की लड़की है जिसने क्या किया, 2 गिलास रखा हुआ है, एक संकीर्ण और एक मोटा गिलास। इसमें जो भी पानी था, इस पानी को इस गिलास में डाल दिया गया। तो बच्चा समझ रहा है कि दोनों में पानी क्या है, समान है। अगर बच्चा नहीं समझेगा, बच्चा कहेगा कि लंबा वाला में पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, तो समझिए वह पूर्व संक्रियात्मक में है। लेकिन जब बच्चा समझ जाता है ना, तो उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, माने वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। यहाँ पे आपका हो जाएगा, क्या कह रहा है, यह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाती है। तो ये हो गया, पानी की मात्रा समान रहती है तो पियाजे के अनुसार क्या होगा। देखिए बच्चा क्या बोला है यहाँ पे, विफल रहती है, समझने वाली बात है।
क्वेश्चन समझिए, बच्चा जो है विफल हो गया माने फेल हो गया, मतलब समझ रहे हैं क्या कि लंबा वाला में अधिक पानी है और चौड़ा वाला में कम पानी है। तो बच्चा विफल हो गया तो आपका हो गया कि आप प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। लेकिन जब बच्चा सफल हो जाए, कहे कि इसमें भी समान है, इसमें भी समान पानी है, तो उसमें प्रतिवर्ती सोच हो जाएगा। अब प्रतिवर्ती सोच नहीं होता है, वह 2 से 7 वर्ष में नहीं होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतिवर्ती सोच नहीं होता है। कहेगा कि प्रतिवर्ती सोच विकसित हो जाता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित हो जाता है। क्वेश्चन समझ लीजिए, एक क्वेश्चन पर कितना क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, लेई वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव, देखिए संज्ञान माने होता है जानकारी, में बदलाव कब होता है, तो इनाम देने से नहीं होगा, द्वंद्व कराएंगे तो नहीं होगा। देखिए संज्ञान जानकारी संस्कृति उपकरण पर आधारित है कि आप का जो बच्चा है किस प्रकार के संस्कृति उपकरण के साथ वह संलग्न है, लगा हुआ है, तो सबसे बेटर आपका बी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोस्की के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संज्ञानात्मक विकास में देखिए वाइगोस्की के अनुसार, तो वाइगोस्की साहब का मैंने आपको सबसे पहले बोला कि मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ, वो भी समझा करके अच्छे से कि कब कैसे कहाँ होगा। वाइगोस्की साहब ट्रिक दिए हैं SLC, सोशल लैंग्वेज कल्चर, माने सामाजिक भाषा और सांस्कृतिक। तो लैंग्वेज बोले तो क्या आप भाषा के बारे में, आपका उत्तर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है। सकारात्मक संबंध होना चाहिए तो किस माने कौन से क्लास में बच्चा और टीचर सकारात्मक माने पॉजिटिव संबंध रखते हैं, किस क्लास में। तो याद रखना है आप सभी को, वह जो होगा प्रगतिशील कक्षा होगा जिसमें टीचर और छात्र दोनों का संबंध जो होगा वह सकारात्मक होगा, बेटर माना जाएगा। पाठ पुस्तक केंद्रित नहीं, व्यवहारवादी गस्टलवादी गलत होता है, शिक्षक केंद्रित आपका गलत होगा, 3 ऑप्शन आपका गलत हुआ। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्ष में विद्यार्थी क्या करता है। बाल केंद्रित में अपने स्वयं के सीखने में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता है, गलत बोल दिया। ज्ञान के सक्रिय निर्माता है, अच्छा बात बोला है। कोड़ी पटिया के रूप में देखा जाता है तो कोड़ी पटिया आपका गलत जा रहा है यहाँ। निष्क्रिय रूप में शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण, निष्क्रिय रूप में अगर अनुकरण करेगा, नकल करेगा तो नहीं सीख पाएगा, सबसे बेटर आपका बी इज द राइट आंसर। कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा परिभाषित की जाती है। तो कोलबर्ग के किस चरण में आएगा ये बताना है। देखिए कोलबर्ग के है कि सही कार्यवाही विवेक स्व चुने हुए नैतिक, माने खुद से जब बच्चा चुनेगा तो उसमें आपका कोलबर्ग में जाता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। स्वयं बच्चा जब नैतिक तर्क देगा, ठीक है, स्वयं बच्चा नैतिक तर्क देने लगेगा तो समझिए कि आपका सार्वभौमिक की ओर जा रहा है, आपका उत्तर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिसमें दूसरे की मंशाओं को, यही पकड़ना है, दूसरे के मंशा को जान ले रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो दूसरे का जब भी पूछे तो अंतः वैयक्तिक का सही जाएगा, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि होगा, दूसरे के मान्यता को जान जाए। और अंतर व्यक्तित्व बुद्धि भी आपका या स्वयं के दूसरे के बारे में कर रहा है, सॉरी एक सेकेंड, दूसरे के बारे में नहीं, ये होता है स्वयं के बारे में, सुन लीजिए,
अंतः व्यक्तित्व स्वयं के बारे में लिख लीजिए अभी। और अंतर व्यक्तित्व मतलब रेफ वाला जब र रहे चाहे पूरा र रहे तो होता है दूसरे के लिए। ये हो गया दूसरे के लिए, ये हो गया स्वयं के लिए, ये हो गया दूसरे के लिए। नोट मारिए फटाक से। दूसरे के लिए कहे तो अंतर्वैयक्तिक, अंतः कहे डबल अनुस्वार वाला तो स्वयं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए क्वेश्चन करिए आप सभी को। 7:30 पर रेगुलर शाम में आ जाइए, 11 बजे दिन में आ जाइए, आपका पेडागोजी तैयारी मैं करा दूंगा। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, जब स्कूल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, मैंने क्या लेकर के जाता है? उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह बोल पाएगा अपनी मातृभाषा में। स्कूल की भाषा न बोलने पर उसको जुर्माना लगा देना। देखिए जुर्माना लगा देंगे, स्कूल का भाषा बोलो, घर का भाषा मत बोलो यहाँ पे, तो ये गलत बात बोला यहाँ पे, समझे ना। उसके बाद क्या कहा, टोटल ऑप्शन देखिए पेडागोजी कभी भी करिए, तैयारी कर रहे हैं तो टोटल ऑप्शन देखिए कि क्यों गलत क्यों सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं करिएगा तो समझिए आपका तैयारी बेकार है। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि एक अलग भाषा है जो अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। देखिए गलत बात बोला। यहाँ क्या माता पिता अपने घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी गलत बात है। सबसे बेटर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार, मैंने लड़का को खेलने के लिए कार दिए, यांत्रिक ब्लॉक लड़कियां को गुड़िया और चित्रकारी संसाधन दिए गए, और लड़की के लिए बोले कि तुम गुड़िया से खेलो, लड़का को बोले तुम कार से खेलो। तो ये भाई भेदभाव बात है। आजकल लड़कियां भी बेटर कर रही है हर चीजों में, तो ये जेंडर पक्षपात यहाँ पे दर्शा रहा है। नेक्स्ट पर आ जाइए आप सभी। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि एक शिक्षिका अपने बच्चों को अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मतलब कि एक शिक्षिका है और एक बच्चा है जो अपने आप से बात कर रहा है, व्यक्तिगत वाक कर रहा है, तो खुद से जब बात कर रहा है बच्चा तो समझिए कि वो अपना काम को एक दिशा दे रहा है। ये ऑप्शन में आता है, तो हतोत्साहित करिएगा। जो बच्चा खुद से बात कर रहा है अपने मन में, उसको हतोत्साहित नहीं करना है, हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि बच्चा ध्यान भंग हो जाए। ये भी गलत बात बोल दिया। आपका सी पर आते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चा खुद से बोल रहा है हतोत्साहित नहीं करिए, उसको प्रोत्साहित करिए, क्योंकि वह स्वयं नियम सुसाध कर रहा है, अपने नियम का सुधार स्वयं कर रहा है। इसलिए आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाए। भाई शिक्षक की जिम्मेदारी कभी भी खत्म नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सवाल पूछने के संदर्भ में सत्य नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव का तो एक बार में उत्तर मिलेगा आपको। प्रश्नों से विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने और मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। भाई आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप परीक्षण कर रहे हैं, तो ये आपका गलत बात है। सबसे बेटर आपका यही है, नेगेटिव बात बोला है, इसलिए उत्तर आपका ए पड़ जाएगा। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा के लिए निम्न में क्या सहायक है, बताइए। समावेशी शिक्षा में प्रतिस्पर्धा शब्द नहीं होता है, ठीक है। लचीला पाठ्यक्रम और अनमय स्कूल कैलेंडर, देखिए लचीला पाठ्यक्रम तो होना चाहिए, अच्छा बात बोला है, लेकिन ये जो लिखा है कैलेंडर, अनमय कैलेंडर, ये आपका गलत है। विद्यार्थियों को आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, हाँ अच्छी बात है, आवश्यकता जिस प्रकार से रहेगा उसके अनुसार उसको आवास देना है। मान लीजिए एक विकलांग बच्चा है तो उसको भी बैठने का एक व्यवस्था देना है, ठीक है। सख्त शिक्षक मतलब कि कोई भी बात पर थोड़ दे, बढ़िया से पीट दे,
ऐसा नहीं होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन, शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। हाथ देखिए, हाथ और आंख का तालमेल बैठाता है। देखिए डांस में लोग मुंह चमकाता है, लोग हाथ का ताल में बैठाता है, तो किसमें, लेकिन ये चीज नहीं है। हाँ ये वही चीज है, तालमेल निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। सॉरी, निपुणता की यहाँ पे क्वेश्चन बदल दिया, क्षमता को प्रभावित करता है, मतलब जो शरीर का तालमेल नहीं कर पा रहा है उसमें कैसा विकार, तो पढ़ने का विकार तो पढ़ने में होता है, गणित का विकार गणित में होगा, भाषा का अफेजिया बोलते हैं, गति विकार में तालमेल बच्चा नहीं कर पाता है कोई भी शरीर के अंग का। नेक्स्ट है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करिएगा? जो बच्चा दृष्टिबाधित है उसके लिए आप क्या करिएगा? 18 नंबर, आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। देखिए आसपास का जो भी चित्र है उसको मौखिक रूप से स्पष्ट करिए कि कैसा चित्र है, क्योंकि वो बच्चा दृष्टिबाधित है तो सबसे बेटर यही होगा। नोट्स देंगे तो बच्चा देख नहीं पाएगा, दृष्टिबाधित है ना। ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करने के लिए केवल कहेंगे, देख नहीं पाएगा। अलग संकाय में दाखिला दे देंगे तो समावेशी शिक्षा का अवहेलना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय समुदाय और विद्यार्थियों में सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए, बताइए? तो उन दैनिक जीवन और परिवेश में उदाहरण शामिल करना चाहिए, अच्छी बात है, बचने वाली बात बताना है। उन संस्कृति संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए, सही बात है। पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीत और गीतों को शामिल करिए, बहुत अच्छी बात है। जो संस्कृति का बच्चा है उसका शामिल करिए गीत। क्या उन संप्रदायों को पढ़ाए जो जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है, यहाँ पे गलत बोला और हमसे इसी से बचना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की सुन लीजिए, आप लोग एक बार लाइक ठोक दीजिए जरा, आपको अच्छा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगता है आप सभी को। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों को समावेशन हेतु यथोचित संयोजित रणनीति का सही युग्म है? मतलब कि ये जो दिया है इसके बारे में सही बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, विसर्ग के बाद जो बात सही बोला है कि नहीं इसके बारे में वही पूछ रहा है, बताइए कौन सा आपका सही है कौन सा। लेकिन यहाँ पे दिव्यांगता से संबंधित भी बताना है कुछ। ठीक है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार। देखिए ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता, बच्चा ध्यान नहीं देता है, लिख रहा है क्या लंबी अवधि की फिल्में दिखाएंगे, तो भाई ध्यान अवधि थोड़े लगाएगा। जो अति क्रियाशील है कितना भी लंबा फिल्म दिखाइए वह इधर उधर करेगा, किसी को चूटी काट लेगा, है ना, तो ये आपका गलत हुआ। स्वलीनता, जितना हो सके एक ही रहस्यमयी दिनचर्या। स्वलीनता उसको कहते हैं जो एक ही दिनचर्या में अपने ही काम में दिन भर लगा रहे, चाहे आप कुछ भी बोलिए तो ये बात सही होगा। स्वलीनता का मतलब ये होता है कि खुद में लगे रहे, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया जाए भाड़ में, बस अपना में लगे रहे, स्वलीनता बोलते हैं। पठन वैकल्य में जटिल गणित का नहीं बात आता है। ठीक है, बाधिता, वाक बाधिता में मौखिक जब बोलेंगे तो मौखिक बोल नहीं पाएगा वाक बाधिता को। ठीक है, सबसे बेहतर आपका बी होगा। नेक्स्ट है कथनकरण है और डरिएगा नहीं, कथनकरण काफी मजेदार होता है। शिक्षक को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए, बहुत सही बात है। शिक्षक कोई भी निर्णय ले रहा है तो विद्यार्थी को शामिल करे और कक्षा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करे, अच्छी बात बोला। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। अधिगम जो है शिक्षक द्वारा, सुन लीजिए, विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ये गलत बात बोला, वो भी शिक्षक के द्वारा। अधिगम केवल शिक्षक से ही नहीं, माता पिता से भी होता है। केवल एक सही जा रहा है, उत्तर आपका सी पर गया। नेक्स्ट है विद्यार्थी निम्नलिखित में नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं।
तो नए ज्ञान के निर्माण का आधार जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है ना। देखिए विद्यार्थी नए निम्न में से किसे नए ज्ञान निर्माण का आधार मानते हैं, तो उन्हें मानते हैं जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, तभी वह नए ज्ञान का आधार मानेगा। लेकिन यहाँ पे अस्पष्ट शब्द गलत है, अप्रासंगिक शब्द गलत है। यहाँ पूरी तरह से कह रहा है अपरिचित अज्ञात है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर बहुत परे माने अलग हो जाता है, इसलिए गलत है। सबसे बेटर ए मारिए। नेक्स्ट है कि सीखने के सामाजिक संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सामाजिक संदर्भ में देखिए संप्रेक्षण और अंतःक्रिया सीखने का महत्वपूर्ण है, अच्छी बात है। यहाँ नेगेटिव पूछा है तो हम नेगेटिव मारेंगे। सीखने का सभी कार्य व्यक्तिगत रूप से दिमाग में किया जाता है। सीखने का जो भी काम है वो दिमाग में किया जाता है, ये भी सही बोल दिया भाई। अब देखते हैं कहाँ पे जाता है। दो सही गया, नेगेटिव खोजना है हमको, ठीक है। यहां कह रहा है क्या कि विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति में बहुत सी समझ लेके आता है, ये भी बात सही है। अपना संस्कृति का सारा भंडार लेके आ जाता है, ठीक है, तो ये भी सही हुआ। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिक सुदृढ़, प्रबलित एवं परिष्कृत होता है, ये भी सही है। तो भाई गलत कौन गया, टोटल सही कर दिए हम। गलत कौन गया, गलत खोजना था, ये गलत है। सीखने का सभी कार्य व्यक्ति द्वारा उसके दिमाग में किया जाता है। क्या बैठे बैठे कोई भी काम दिमाग में सीख लीजिएगा? सुन लीजिए मेरी बात, यदि आपको घर बनाना है, ईंटा जोड़ना है, तो बैठे बैठे दिमाग में सभी काम कर लीजिएगा? नहीं, इसलिए गलत है। और गलत होने के कारण ये सही गया, ठीक है। तो पकड़ना है थोड़ा सा, सभी काम दिमाग में नहीं सीखा जाता है, कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेवार है? बच्चा फेल कब करता है? जो असंदर्भित पाठ्यक्रम, बच्चा फेल तब करता है, सुन लीजिए, सीटेट फेल तब करिएगा। सुन लीजिए मेरी बात, फेल तो नहीं करना है मेरे यहाँ जो भी पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन जो भी जुड़े हुए हैं सभी पास करेंगे, ऑनलाइन जो जुड़े हुए हैं लगातार लगे हुए हैं वो भी पास कर जाएंगे डेफिनेट रूप से। और जो नए हैं सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, निकलिएगा आप। देखिए सीटेट आपको पास करना है। फेल कब करेगा आदमी? जब असंदर्भित पाठ्यक्रम, मतलब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेबस कुछ और पढ़ रहे हैं, सही दिशा में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। कितने लोग सेट खरीद के मारते हैं, सेट कभी नहीं मारिए। सुन लीजिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन बैंक मारिए, क्वेश्चन बैंक मारिए, केवल क्वेश्चन बैंक का सेट मारिए, ठीक है, लेकिन अलग से जो भी सेट बनाता है आज तक कोई सही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ा जाता है सीटेट में केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की डैश भागीदारिता की आवश्यकता होती है। प्रभावी अधिगम अगर आप कर रहे हैं, कोई बच्चा, आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रभावी रूप से कर रहे हैं, समझिए आप सक्रिय हैं। आप सक्रिय हैं, डेफिनेट रूप से आपका सीटेट निकलेगा, एक गारंटी मैं देता हूं। आप सक्रिय नहीं हैं, भूल जाइए कि आप सीटेट निकालने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसंज्ञानात्मक कौशल। अधिसंज्ञानात्मक कौशल समझते हैं? अधिसंज्ञान मन होता है, संज्ञान मतलब तो जानकारी, अधिसंज्ञान माने जो भी जानकारी प्रकट हो जाता है। तो अधिसंज्ञानात्मक कौशल के बारे में बताना है। तो चिंतन अधिगम को नियमित करते हैं। जो भी आप चिंतन और सोच रहे हैं, संज्ञान माने जानकारी, अधि माने नियमित हो रहा है, आपका जानकारी प्रकट हो गया कहीं पे, तो आपका अधिगम क्या हो गया? नियमित हो गया। सबसे बेटर ए हो गया। यहाँ का संज्ञान समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करता है, गलत बात है। केवल विषय वस्तु को रटने पर निर्भर है, देरी को दर्शाता है संज्ञानात्मक विकास, गलत बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रुटियां के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। त्रुटियां के बारे में बताइए कौन सा कथन सही जा रहा है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां की कोई भूमिका नहीं होती है, गलत बोल दिया। एक शिक्षक को विद्यार्थी के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा द्वारा खत्म करना चाहिए, ठीक है, गलत बोल दिया। त्रुटियां पर चर्चा करें, विश्लेषण द्वारा उनके अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है, बहुत अच्छी बात है। त्रुटियां को संशोधित करिए, अर्थपूर्ण अधिगम में बदल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है और लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं, एक ऑप्शन नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, तीन ही ऑप्शन में से जवाब दीजिए। एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है क्या अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और संवेग और प्रवृत्ति का संबंध किस विकास का है। अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेग को काफी हद तक प्रभावित करता है। चलिए, ये तो सही बोला, लेकिन थोड़ा सा और देख लेते हैं। संवेग द्वारा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एक दूसरे को कोई संबंध नहीं है, यहाँ तो गलत बोला, ठीक है। सी है सकारात्मक संवेग अधिगम सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो यहाँ नकारात्मक गलत बोला। चलिए एक और देख लेते हैं। नकारात्मक संवेग और अधिगम सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नकारात्मक बात कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता है, तो सबसे बेटर आप क्या मानिएगा, ए मानिएगा, कहीं भी गलत वर्ड का प्रयोग नहीं किया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान से देखिए। एक विद्यार्थी कुछ संप्रदाय के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ रही है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है भाई, अपना जिज्ञासा शांत करने के लिए कोई बुक पढ़ रहा है। अपना सीटेट तैयारी के लिए आप लोग अपनी तैयारी में सेट मार रहे हैं क्वेश्चन बैंक, ताकि आप सीटेट निकाले तो आपका जिज्ञासा शांत होगा। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। तो कभी भी अगर आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर आप सीटेट निकालने के लिए अपनी संतुष्टि के लिए कि मेरा सीटेट निकल जाए और आप किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप जिज्ञासा है, तो आप डेफिनिट रूप से महारत हासिल कर लीजिएगा। आपके अंदर जिज्ञासा है तभी महारत हासिल कर लीजिएगा, वो भी लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा, मतलब सीटेट आप पास कर जाइएगा, ठीक है। सबसे बेटर बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा है तभी महारत हासिल करेंगे, वो भी लक्ष्य की ओर। क्लियर। आज का लास्ट है, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्त, दूर के दोस्तों के पास शेयर करें और सभी कोई लाइक करके ही जाइएगा, भागिएगा नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, बताइए क्या केंद्र बिंदु है। कठोर पाठ्यक्रम, भाई गलत बोला। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, बहुविषय तो बहुत अच्छी बात है, समग्र शिक्षा भी अच्छी बात है। परीक्षा की ओर, आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, 2020 नीति ये नहीं बोला है, ठीक है। 2020 सबसे ज्यादा प्रयोग पर बल दिया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं जो भी पेपर कराया हूँ ये 7 जनवरी का पेपर था और इसका मैं ईवीएस भी करा दिया हूँ आज 11 बजे, और इसका सीडीपी मैं अभी कराया। दोनों वीडियो देखे, प्लेलिस्ट में जा कर के टोटल तैयारियां कर ले ईवीएस का, क्योंकि ईवीएस काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है जिसे समझने में कठिनाई होगा, तो मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं होगी देखने पर। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक करके जाइएगा और आप लोग सभी को बताइएगा जो ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, बता दीजिएगा कि आप कहाँ से हैं और कौन जिले से हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।